वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये वीडियो लेक्चर है आपके लिए। इस लेक्चर के अंदर हम सेकेंड मॉड्यूल के कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। रिसर्च प्रोसेस, उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है, और साथ ही हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च की भी। एक अच्छी रिसर्च हो तो उसके लिए किन किन बातों का होना जरूरी है। पहले हम बात कर लेते हैं रिसर्च प्रोसेस की। आपको यहाँ पर एक चार्ट जैसा कुछ लग रहा होगा, चार्ट नहीं तो ऐसा कुछ जहां पर कुछ डायग्राम बने हुए हैं। ये प्रोसेस को बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैंने बताया है। अगर इसको हम वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसमें काफी पेजेस भर जाएंगे, लेकिन उन सभी को मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट में मैंने यहाँ आपको दिखाया है। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो। राइटिंग मेरी इतनी गंदी भी नहीं है, ठीक है, ओके। इसको समझिए। एग्जाम के अंदर आपको ऐसे मत लिखना आप, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए, समझकर एग्जाम में आप जैसे पैराग्राफ में लिखते हैं वैसे लिखिए। हाँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इस तरह से डायग्राम बनाकर आप शो कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपका आंसर ही पूरा हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। और इससे अगले के नॉलेज में जो इन्विजिलेटर है, इन्विजिलेटर तो नहीं लेकिन जो एग्जामिनर को कॉपी चेक करेगा, वो समझ जाएगा कि आपको आंसर तो आता है लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से पूरा नहीं लिख पाए, ठीक है। तो जहां नंबर पूरे कटते हैं उसके बजाय नंबर आपको कुछ मिल जाएंगे। और अगर लिबरल मार्किंग की तो हो सकता है वो नंबर पूरा भी दे दे। तो यहां समझ लेते हैं। रिसर्च प्रोसेस नाम से साफ है, जब रिसर्च करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर कहां से शुरू होती है और कैसे होते 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 बाद में खत्म होती है। तो देखिए, रिसर्च प्रोसेस जो है, पहली बात तो ये कि ये एक कंटिन्यू होने वाली चीज है, यानी कि ये कभी भी खत्म नहीं होती है। जहां एंड होती है वहां से फिर से शुरू हो सकती है। कैसे है वो उस पर हम आएंगे। ध्यान देना, यहां जो कुछ भी मैंने लिखा है इनमें से केवल ये वाला पोर्शन ऐसा है जिसको मैंने स्क्वायर के अंदर मेंशन किया है, सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए कि हम यहां से शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद में ये एरो लगाया हुआ है, मतलब हम यहां जाएंगे। यानी कि सबसे पहले ये होता है रिसर्च प्रोसेस के अंदर, उसके बाद में ये होता है। ये जो कुछ भी है इसके बाद में मैंने एरो यहां लगा रखा है ऐसे। इसका मतलब इसके बाद में हम ये करेंगे, यहां से हम इधर जाएंगे। तो इस तरह से जो जैसे जैसे एरो बता रहा है वैसे वैसे हम करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आपको देखते हुए भी आराम से इजीली समझ में आ जाएगा, और जो मैं बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान दीजिए। तो ये बहुत ही इजी चीज है। अगर आपने अब तक जितने भी टॉपिक्स आपको अपने पढ़ाए हैं अगर वो समझ लिए हैं तो ये बहुत ही मामूली सी चीज है, आपको समझ में आ भी जाएगी। और अगर आपको नहीं भी समझ में आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कोई हार्ड चीज नहीं है। देखिए, इसमें हेडिंग में लगा रखी है मेक ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे जो कुछ भी मैंने लिखा है उसके अंदर मैंने मान लिया है कि रिसर्चर मैं खुद हूं, इसलिए यहाँ पर हो सकता है कहीं कहीं आपको वर्ड्स आई, मी, माई वगैरह इस तरह से मिल जाए, मतलब वहां पे रिसर्चर से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है। एग्जाम के अंदर आप आई, मी, माई वर्ड नहीं लिखेंगे, वहां पर आप रिसर्चर, ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर्स इस तरह से ही आप लिखेंगे, ठीक है। तो मेक ऑब्जर्वेशंस, रिसर्चर जब भी रिसर्च स्टार्ट करेगा सबसे पहले वो कुछ ऑब्जर्व करता है, वो उसको समझने की कोशिश कर रहा है। अगर पहले से वो समझा हुआ है तो ठीक है, फिर डायरेक्ट स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो चीज उसके लिए एकदम नई है, क्योंकि रिसर्च के अंदर हम बात करते हैं कुछ नया ट्रुथ रिवील करने की, तो हो सकता है कि वो इतना नया हो कि उसको खुद को नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं। तो मेक ऑब्जर्वेशंस, इसके अंदर मैंने जो लिखा है कि व्हाट डू आई सी इन नेचर। नेचर मतलब यहाँ पे जो अपनी धरती का नेचर है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर नेचर मतलब वो सर्कमस्टांसेस जहां पर हमें रिसर्च करनी है, या जो रिसर्च टॉपिक हमें दिया गया है उसका माहौल क्या है जहां पर हमें रिसर्च करनी है, वो है क्या चीज वहां पर, उस माहौल के अंदर वो काम कैसे करती है, कि हमें क्या दिख रहा है,
ठीक है, किसी गांव के अंदर अगर आपको कोई रिसर्च करने को कही गई है तो वहां पे उस गांव का माहौल क्या है जिसके अंदर वो रिसर्च की जाएगी। तो व्हाट डू आई सी इन नेचर, क्या दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन करते हैं ना। आप मुझे ऑब्जर्व करोगे, कैसे करोगे कि आप मेरे को देखकर क्या महसूस करते हो, क्या लगता है आपको कि मैंने चश्मा लगा रखा है, मेरे हाथ में मार्कर है, मेरे 2 हाथ हैं, कोई कईयों के नहीं होते। तो ये ऑब्जर्वेशन है। तो व्हाट डू आई सी इन नेचर, दिस कैन बी फ्रॉम वंस ओन एक्सपीरियंसेस। इससे हो सकता है कि आपका कोई एक्सपीरियंस हो ऑलरेडी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आपको पता है, आपको जाकर वहां पर देखने की जरूरत नहीं है कि वहां पर नेचर में क्या दिख रहा है। आपको पहले से पता है कि हाँ वहां पे ऐसा ही होता है। ठीक है। थॉट्स और रीडिंग्स, हो सकता है कि आपने इसके ऊपर खूब गहन चिंतन मनन किया है, आपने कई विद्वानों से बात की है, तो आपके कुछ थॉट्स डेवलप हो गए, या आपने कहीं पढ़ा है, रीडिंग की है आपने, तो उससे आपको आइडिया हो गया है कि व्हाट मे बी और व्हाट इज देयर इन नेचर। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व करते हैं, माहौल को ऑब्जर्व करते हैं आप, कि जिसके अंदर आप रिसर्च करोगे टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो है कैसा एक्चुअल में। तो पहले तो हम उसकी एक्चुअल स्थिति चेक करते हैं, ठीक बात है। जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने आते हैं तो पहले आप यहाँ का माहौल देखते हैं, क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, मेक ऑब्जर्वेशन। तो ये स्टेप सबसे पहली स्टेप होती है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप है थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। जो हमारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं उसके बारे में सोचते हैं। अब सवाल ये हो सकता है कि सर इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, पता कैसे करें। इंटरेस्टिंग मतलब आप टॉपिक जो चूज किए हैं, मान के चलते हैं कि रिसर्चर ने अपने इंटरेस्ट से ही चूज किया होगा, या फिर उसका इंटरेस्ट है उस रिसर्च को करने में, ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चंस अराइज होंगे वो भी इंटरेस्टिंग होंगे। दूसरी चीज, जब वो ऑब्जर्व कर रहा है ये सब कुछ, तो ऑटोमेटिक देख कर ही लगता है कि भाई ये ऐसे कैसे है, कोई नई चीज है, ऐसा कैसे है। गांव में वहां की लाइफ स्टाइल को आपको चेक करना है, आपके लिए एकदम नई चीज है, आपने कभी गांव के बारे में देखा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। जून का महीना है, गर्मी में 50 डिग्री का सेल्सियस तापमान है, लोगों ने कुछ घर में कूलर चला रखे हैं, कुछ में कूलर नहीं है, वो पंखे से काम निकाल रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी। तो आपके अंदर वहां पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि क्या कमाल के लोग हैं, खेत के अंदर पेड़ के नीचे खाट डाल के आराम से लेटा हुआ है, आपको आश्चर्य हो रहा है कि गर्मी है लेकिन बावजूद इसके आराम से वो सोया हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। फिर आप उसके बारे में सोचते हो, आप उसके ऊपर थोड़ी सी प्रिलिमिनरी स्टडी करते हो कि आखिर ये हुआ कैसे, क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर खुले खेत के अंदर एक पेड़ के नीचे छाया में खाट डालकर लेट जाए, उसको नींद भी आ जाए अच्छी, क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर है तो कैसे। वो हमारी रिसर्च हो जाएगी। तो यहां पर आपके एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जगा मन में कि कैसे, इसलिए मैंने लिख रखा है व्हाई डज दैट पैटर्न अकर, ऐसा क्यों होता है, क्यों, कैसे, ऐसा हुआ कैसे आखिर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। आप अपने कुछ हाइपोथेसिस बनाते हो कि अच्छा ये ऐसे होता होगा या वैसे होता होगा। लेकिन ये हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए आप प्रिलिमिनरी स्टडी भी कर सकते हैं। आप उसके बारे में, प्रिलिमिनरी स्टडी का मतलब जरूरी नहीं है कि आप कहीं कोई लिटरेचर ही पढ़ें, हो सकता है लिटरेचर पढ़ लें आप, तो हो सकता है कि आप इसको और उसी लेवल पर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने महसूस किया कि भले ही गर्मी है लेकिन पेड़ के नीचे जब हवा चलती है तो बहुत सुकून प्रदान करती है कि अगर वहां कोई व्यक्ति लेट जाए तो उसको नींद आराम से आएगी, छाया भी है, हवा भी चल रही है, तो नींद क्यों नहीं आएगी। तो भले ही 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, उसके बावजूद उसको नींद आ जाएगी। तो ये आपने प्रिलिमिनरी स्टडी की, ये आपका सिर्फ एक आइडिया है, आपको लगता है कि शायद ऐसा होता होगा। अब एक्चुअल में रीजन वही है या कुछ और है, वो हम बाद में रिसर्च के अंदर उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये आपने प्रिलिमिनरी स्टडी की, एक तरह से बैकग्राउंड रिसर्च की, ठीक है ना। एक्चुअल में रिसर्च अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये आपका कुछ आइडिया है, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के लिए आपने बैकग्राउंड रिसर्च यहां पर कर ली इस दौरान, इसके बाद और इससे पहले, ठीक है। और उसके बाद में आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर ली है।
और हाइपोथेसिस क्या होते हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर मैंने यहाँ लिख दिया है व्हाट आर जनरल कॉजेज ऑफ फिनोमिनन, यानी वो जो आदमी वहाँ लेटा हुआ है उसमें जो उसको अच्छा महसूस हो रहा है कि वो वहाँ पे लेट गया और नींद आ गई, तो ये जो फिनोमिनन है इसके क्या कारण हो सकते हैं, आपको क्या लगता है उस लेवल पर। तो व्हाट आर जनरल कॉजेज ऑफ फिनोमिनन आई एम वंडरिंग अबाउट, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि भाई ये कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि अपने लिए कोई नई चीज है, ठीक है। तो फिर भी हमने उस लेवल पर एक अजम्पशन ले लिया चलो ऐसा होता होगा, सो दैट इज आवर हाइपोथेसिस, ठीक है। स्पेलिंग पर ध्यान देना, हाइपोथेसिस की स्पेलिंग है HYPOTHESES, ये प्लूरल है, जब सिंगुलर होता है तो HYPOTHESIS हो जाता है, SIS, ठीक है ना। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो गए, उसके बाद में एरो इधर आ रहा है, क्या कह रहा है, डेवलप टेस्टेबल प्रिडिक्शंस, हम कुछ प्रिडिक्शंस जो हैं उनको टेस्ट करने के लिए डेवलप करते हैं, प्रिडिक्शंस को टेस्ट करने के लिए डेवलप करते हैं, कैसे कि इफ माय हाइपोथेसिस आर करेक्ट, इफ माय हाइपोथेसिस आर करेक्ट देन आई एक्सपेक्ट ABC, जो भी रिजल्ट आप सोच रहे हैं कि हाइपोथेसिस तो बन गए, अब हाइपोथेसिस में से आप उन हाइपोथेसिस को आप चेक करना चाहते हैं, उनके ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि इनके ऊपर टेस्ट किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसको टेस्ट करना आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव भी होगा कि इनको तो टेस्ट करना ही है ताकि रिजल्ट हमें वो मिल सके जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रिडिक्शंस, कुछ पहले की हमारी संभावना, हमें लगता है कि ऐसा कुछ होता होगा, हमने हाइपोथेसिस बनाई कि 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी बरगद के पेड़ के नीचे अगर कोई व्यक्ति लेटेगा तो उसको नींद आ सकती है, ये हमारा हाइपोथेसिस है, ठीक है, नींद आ जाएगी, ये हमारा हाइपोथेसिस है। लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे ही लेटेगा तो ही नींद आएगी, या फिर किसी भी पेड़ के नीचे लेट जाएगा तो नींद आ जाएगी। तो ये आप टेस्ट करना चाहते हो कि अगर हमारे ये हाइपोथेसिस सही है तो हम सोचते हैं कि इसका रिजल्ट ये होना चाहिए, होगा या नहीं होगा वो हम आगे चेक करेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ प्रिडिक्शन डेवलप की है कि शायद ऐसा ऐसा होता होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एरो मैंने नहीं लगाया क्या, ये यहां से ऐसे, गैदर डेटा टू टेस्ट प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शन डेवलप कर लिए जो कि हमारे हाइपोथेसिस में से निकलेंगे। तो अब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि चलो जी ठीक है, डेटा कलेक्ट करते हैं, पता करते हैं कि क्या परिणाम निकल सकते हैं, हमारी जो प्रिडिक्शन है उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैंने लिख रखा है, देखिए, रिलेवेंट डेटा कैन कम फ्रॉम लिटरेचर, न्यू ऑब्जर्वेशंस और फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि हमें जो डेटा कलेक्ट करके इस प्रेडिक्शन को चेक करना है तो वो तभी हो सकता है जब हमारे पास जो डेटा होगा वो रिलेवेंट होगा। अगर इररिलेवेंट है तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो हमने रिलेवेंट डेटा स्क्रूटनाइज कर लिए। तो ये रिलेवेंट डेटा मिलेगा कहाँ से, तो उसके मैंने सोर्सेज के बारे में यहाँ लिखा है, लिटरेचर से मिल जाएगा, या हमारा कोई नया ऑब्जर्वेशन है उससे मिल सकता है, या फिर कोई फॉर्मल एक्सपेरिमेंट भी आप करना चाहते हैं तो उससे आपको डेटा मिल जाएगा, क्योंकि आपको डेटा कलेक्ट करना है चाहे कैसे भी करो, ठीक है ना। थोरो टेस्टिंग रिक्वायर्स रिप्लिकेशन टू वेरीफाई रिजल्ट। थोरो टेस्टिंग, आप उसके ऊपर टेस्टिंग करिए, ढंग से करिए, थोरो टेस्टिंग करिए। थोरो टेस्टिंग मतलब गहन स्टडी, गहन उसके ऊपर आप टेस्टिंग करिए, अच्छे से करिए, कोई उसमें कमी मत छोड़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके प्रेडिक्शंस जो हैं उनका रिजल्ट यहाँ पर अच्छा निकल कर सामने आएगा, और जो कुछ भी आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वास्तव में वैसा है या नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इस रिजल्ट को एक बार चेक तो करना चाहेंगे कि ये काम करता भी है कि नहीं करता हमारे रिसर्च के अंदर, कि हम आगे उसको बढ़ें और फाइनल सबमिट कर दें, ठीक है। हमने जब बात की थी एक लेक्चर के अंदर जिसमें हमने कहा था कि
अच्छी रिसर्च वही होती है जिसके अंदर हम फाइनल सबमिट करने से पहले उसको एक बार फिर से रीचेक कर लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि डेटा आपने कलेक्ट किया, आप अपने प्रेडिक्शंस को, रिजल्ट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उनको आप एक बार रीचेक जरूर करिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्या ये काम करता भी नहीं करता है, क्या हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हाइपोथेसिस गलत साबित हो रही है। तो यहाँ पर जो कुछ भी रिजल्ट निकल रहा है, हो सकता है कि आपकी हाइपोथेसिस जो है वो सही साबित हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो गलत साबित हो जाए। जो भी है यहाँ पर, जो भी रिजल्ट आया, क्या वैसा ही होता है या नहीं होता है, क्या ये काम करता है या नहीं करता है, तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर अपनाते हैं। क्या हम उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर जो हम ये फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, या तो हम रिफाइन करेंगे, या अल्टर करेंगे, या एक्सपेंड करेंगे, या फिर रिजेक्ट कर देंगे। किसको, हमारी हाइपोथेसिस को। ठीक है, अगर काम नहीं करेगा तो हमारी हाइपोथेसिस जो है या तो रिफाइन की जाएगी, फिर से सही की जाएगी, हाइपोथेसिस सही हो जाएगी हमारी कि ठीक है ऐसा नहीं होता है, या हम अल्टर कर देंगे, उसमें कुछ बदलाव कर देंगे, या एक्सपेंड कर देंगे कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो बहुत ही नैरो थी, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, या फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और वो सब हम, अच्छा होता क्या है कि हाइपोथेसिस को फिर से सही नहीं करना होता, यहाँ पे जाकर हम आगे ही वहां पर उस लेवल पर हम वहां लिख देते हैं कि अल्टीमेटली दिस फाइंडिंग हैज बीन मेंशन, दिस फाइंडिंग हैज बीन ड्रॉन, दैट hypothesis formulated by the researcher that has been rejected as whole या as partly, जो भी है वो आप वहां पे लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आपके हाइपोथेसिस फिर से डेवलप करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाइपोथेसिस तो स्टार्टिंग में होती है जो होती है, बाद में कुछ नहीं होता। बस यहाँ पर जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हमारे हाइपोथेसिस को हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर ये वैसे काम नहीं करता है जैसे कि हमने यहाँ सोचा था, इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर देनी चाहिए, या फिर उसके अंदर अल्टरेशन होना चाहिए, या उसका एक्सपेंडेशन करना चाहिए। ठीक है ना, तो वो सब हम यहाँ पर करते हैं। और उसके बाद में फिर से हमारे प्रेडिक्शन डेवलप किए जाते हैं, और उसके बाद में हम फिर से इसको चेक करते हैं कि अगर हमारे हाइपोथेसिस अब सही होते तो क्या अब भी वैसा ही रिजल्ट निकलता। तो हम अलग अलग तरीके से हमारे जो रिजल्ट यहाँ आ रहे हैं उसको अलग अलग एंगल से चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एंगल से चेक कर लिया और वो एकदम सही बैठ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे व्यू से वो गलत साबित हो जाए। ठीक है ना, तो अच्छी रिसर्च वही होती है जिसके अंदर जो परिणाम दिए जा रहे हैं वो हर हालत में परिणाम वो ही निकलेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इधर से ऐसा कुछ कर दें तब तो एकदम सही है और दूसरी तरफ से चेक करें तो गलत है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ऐसा मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होते हैं, और 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7 होते हैं, और उसमें से 0 घटाएंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, अब उल्टा ले लो, उल्टा ले लो, क्या मैंने क्या लिया, 2 + 2 + 3 - 0 = 7। ठीक बात है। अब मैं चाहता हूं कि उल्टा भी चेक कर लो, तो 0 - 3 मतलब -3, और इसमें +2 कर देंगे तो -1, और फिर +2 करके कर दिया तो कुछ और रिजल्ट आ गया। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे इधर से चलो या इधर से चलो, हर तरफ से रिजल्ट सही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने जो कुछ किया है वो गलत है, या तो आपकी प्रोसीजर गलत है, या फिर आपकी स्टार्टिंग गलत है, कुछ भी गलत है, लेकिन कुछ ना कुछ गलत है। ठीक है ना, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। करने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि आप रिसर्च के अंदर जो भी फाइंडिंग निकालना चाहते हैं वो फाइंडिंग हर एंगल में वही आनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर इसको फिर से प्रोसीजर लगाकर चेक करते हैं कि क्या ये हमारी हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर रही है या रिजेक्ट कर रही है, क्या कर रही है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर से डेवलप करते हैं हमारे प्रेडिक्शंस कि अब अगर हाइपोथेसिस ऐसी ऐसी होती तो क्या ये वास्तव में फिर भी परिणाम वही निकालती। ठीक है ना, अलग एंगल से फिर से चेक करते हैं कि पहले नैरो थी अब एक्सपेंड कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है, क्या वापस अब भी वही आएगा। अगर हाँ, इसका मतलब अब यहाँ पर रिजल्ट एकदम सही है, और अगर नहीं तो फिर से हम अल्टर करेंगे या रिफाइन करेंगे, और फिर वापस ये चलता रहेगा। तो यहीं पर ही काम होता रहेगा बार बार। ठीक है ना, तब तक जब तक कि वो फाइंडिंग या रिजल्ट जो है एक्यूरेटली सही नहीं आ जाता। और जब वो आ जाएगा, हर एंगल से सही सही है, सब कुछ सही है, तो फिर अब बाद में हम डेवलप जनरल थ्योरीज, कुछ जनरल थ्योरीज हम हमारी डेवलप करते हैं कि हाँ
अब सही है इसका मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है और कुछ नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं थोड़ा सा लॉ के अंदर। ये तो मैंने, ठीक है, मैथ मेरी भी इतनी सही है, कुछ खास नहीं। लॉ देख लेते हैं। लॉ के अंदर फॉर एग्जांपल क्या लें, चलो 304 भी ले लेते हैं आईपीसी का, डाउरी डेथ। डाउरी डेथ का जो वहां पनिशमेंट दिया हुआ है उसके अंदर बता रखा है एक्सप्लेनेशन के अंदर कि डाउरी का क्या मीनिंग है। डाउरी का मीनिंग वही होगा जो उसमें दिया हुआ है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वहां ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी होती तो हम कहां समझते। तो जो सिस्टमेटिक वे है वो ये है कि जहां आपको किसी वर्ड का मीनिंग आईपीसी में ना मिले तो आप फिर उसको जनरल क्लोजेस एक्ट में देखते हैं। मान लेते हैं कि जनरल क्लोजेस एक्ट में डाउरी का मीनिंग दिया हुआ हो, मैं नहीं जानता दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि दिया हुआ है, उसके सेक्शन 3 के अंदर खूब सारे वर्ड्स हैं जिसमें डाउरी का मीनिंग भी शायद दिया हो। अब वहां पर डाउरी का मीनिंग जो दिया हुआ है उसमें और जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंदर अलग अलग मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल ओनली है। तो अब हम कौन सा माने, तो हम क्या करेंगे रिसर्च के अंदर, पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे कहां से, जनरल क्लोजेस एक्ट से। उससे हम चेक करते हैं कि क्या डाउरी वही मीनिंग रखती है, क्या उससे वही परिणाम निकलेंगे 304 के अंदर जो एकदम सही मीनिंग सेट कर दे। तो 304 आईपीसी के लिए हमने क्या किया, जनरल क्लोजेस एक्ट के अंदर जो डाउरी का मीनिंग दिया हुआ है वहां से उसको मीनिंग लेकर और बाद में उसको टेस्ट किया 304 के अंदर कि क्या परिणाम वही निकलते हैं। हो सकता है वो निकल रहे हैं, लेकिन जब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर हम डाउरी का मीनिंग पकड़ते हैं तो उसके अंदर जो है कुछ और ही निकल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो फिर अब हमें फिर से हमारे प्रिडिक्शन डेवलप करने पड़ेंगे कि कौन सा सही होगा, और इसको हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें फाइनल आउटकम नहीं निकल जाता। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जजमेंट्स भी पढ़ते हैं, उसके अंदर हम कमेंट्री बुक्स भी पढ़ते हैं, उसके अंदर हम और भी दूसरा लॉ पढ़ते हैं अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो। या फिर जनरल क्लोजेस एक्ट और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट दोनों के अंदर डाउरी का मीनिंग एक ही दिया हुआ है, तो फिर हम यहाँ पर हर एंगल से पहुंच जाते हैं कि हाँ रिजल्ट वही है जो हमारी हाइपोथेसिस कह रही थी कि डाउरी का मीनिंग वही है जो डिमांड की जाती है किसके द्वारा, पार्टी दोनों तरफ जो पार्टी होती है मैरिज के अंदर, लड़का और लड़की, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी से मांगती है या फिर उस पार्टी के घर वाले या पेरेंट्स या कोई और मिलने वाले अगर डिमांड करते हैं कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, चाहे शादी के टाइम, शादी से पहले या शादी के बाद, तो वो डाउरी के अंदर कवर होती है। तो वो सब चीजें अगर हमारे जनरल क्लोजेस एक्ट से भी वही हमें मिल रहा है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से भी हमें वही पता चल रहा है कि हाँ दोनों में मीनिंग एक ही दिया हुआ है, इसका मतलब अब हम हर तरह से सेटिस्फाई हो गए हैं कि हाँ वही चीज है। इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस उसके अकॉर्डिंग सही बैठ गई है। तो हम रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, रिसर्च के अंदर हम हमारी हाइपोथेसिस को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। तो इस आधार पर जो हमारे फाइनल आउटकम आता है वो हमारी एक थ्योरी डेवलप करता है कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो जनरल थ्योरीज मस्ट बी कंसिस्टेंट विद मोस्ट और ऑल अवेलेबल डेटा एंड विद अदर करंट थ्योरीज। ओके, इसको बाद में हम फाइनल सबमिट कर देते हैं, यानी कि कम्युनिकेट कर देते हैं रिजल्ट को। तो बाद में एरो इधर आ रहा है, तो जब रिजल्ट कम्युनिकेट करेंगे हम किसी अथॉरिटी को जिसको हम सबमिट करना चाहते हैं, तो वो उसको पढ़कर अपने ऑब्जर्वेशन बनाएगा कि हाँ ये ऐसा होता है या नहीं होता है, ये सही है या गलत है, रिसर्च बनाएगा। तो वो उसके ऑब्जर्वेशन के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। अब वो अगर चाहे तो उस पर फर्दर एडवांस करके कोई और रिसर्च कर सकता है कि भाई ये तो आउटकम पूरा नहीं है, सही नहीं है, इस पे और रिसर्च की जानी चाहिए। तो वो चाहे तो खुद भी रिसर्च कर सकता है, तो वापस उसके ऑब्जर्वेशन बन जाएंगे, वापस उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे उसके, फिर वो हाइपोथेसिस डेवलप करेगा, फिर प्रेडिक्शन डेवलप करेगा, फिर बाद में वापस वो डेटा कलेक्ट करेगा और बाद में हाइपोथेसिस को रिफाइन करेगा, अगर जरूरत पड़ती है तो नहीं करेगा, अगर नहीं पड़ती है तो, और फिर अपनी फिर से डेवलप करेगा एक हाइपोथेसिस जनरल थ्योरी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिसर्च प्रोसेस चलता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये रिसर्च प्रोसेस वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो कि बहुत इजी है, बहुत सीधा सीधा सा है, बस आपको ध्यान देना होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है वो है हमारा क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च क्या होती है। देखिए अच्छी रिसर्च के लिए
यूँ तो खूब सारे क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ मैंने कॉमन क्राइटेरिया लिखा है और मैं फिर कह दूँ कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है कि बस इतना ही होता है, इनके अलावा और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ मैंने मेंशन किए हैं उसको मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि बहुत ईजी से हैं और पढ़ते समझ में आ जाएंगे आपको। पर्पज ऑफ रिसर्च क्लियरली डिफाइन। जब आप रिसर्च की बात करते हैं, एक अच्छी रिसर्च की, तो आप हमेशा उसके अंदर उसका जो पर्पस होता है उसको आप अच्छे से जरूर डिफाइन करें कि आप रिसर्च कर क्यों रहे हो। दूसरी चीज़ है रिसर्च प्रोसीजर डिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल्स। रिसर्च का एक प्रोसीजर होता है जो आप करने जा रहे हैं, उस प्रोसीजर को भी आप अच्छे से डिस्क्राइब करिए, कम से कम इतना कि उसको समझा जा सके। तीसरा है डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन केयरफुली प्लान्ड। हमेशा डिज़ाइन जब बनाओ तो अच्छे से आपको प्लान करना चाहिए, ताकि आप जो प्रोसीजर लिखोगे उसका वो अच्छे से मेंशन कर पाओ, ठीक है ना। तो रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर हमारा एक लेक्चर पहले से हो चुका है, आप वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस यूज एप्रोप्रिएटली। डेटा एनालिसिस का जो मेथड आप अपनाना चाह रहे हैं उसको अच्छे से आप यूज करिए, ताकि जो रिजल्ट निकलेगा आउटकम वो बेटर से बेटर निकल सके, ठीक है। वैलिडिटी या रिलायबिलिटी ऑफ डेटा चेक। डेटा आपने जो लिया है उसकी वैलिडिटी क्या है, क्या वो एक्सपायर हो गया है, अब डेटा काम का ही नहीं है। आपने सेंसस की पॉपुलेशन ली थी जो 2001 की थी, अब 2020 चल रहा है, वो काम का ही नहीं है, अब आपको चाहिए 2011 का, और अगर आप एक साल बाद चेक करते हो तो 2021 का चाहिए आपको, ठीक है ना। तो डेटा वेदर इट इज वैलिड, इट इज वैलिड और नॉट, वेदर इट इज रिलायबल और नॉट, उसको हमेशा चेक कर लेना चाहिए। तो अच्छी रिसर्च के अंदर ये काम आता है। नेक्स्ट है रिपोर्ट विद कंप्लीट फ्रैंकनेस फ्लोज टू एस्टिमेट देयर इफेक्ट्स। जो भी आप रिसर्च के अंदर रिपोर्ट करने वाले हैं उसको आप अच्छी तरह से, जो भी आपकी उसमें अगर कोई फ्लॉ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लॉ मतलब कुछ कमियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अपनी तरफ से फ्रैंकनेस होकर आप उसमें रिपोर्ट के अंदर लिखिए, ठीक है। रिपोर्ट को आप जैसी ओरिजिनल है, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आपका डेटा कुछ और ही बोल रहा है, रिजल्ट कुछ और ही बोल रहा है, ठीक है ना, और आप जबरदस्ती उसको साबित करने में तुलें, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छी रिसर्च ये कहती है कि आपने अपनी तरफ से जो मेहनत की है आप उसको वैसे ही फ्रैंक होकर आप उसको लिखिए, ताकि उसके इफेक्ट हम पता लगा सकें, ठीक है। और फाइनल है इसके अंदर एनालिसिस ऑफ डेटा। जो डेटा आप एनालाइज कर रहे हैं सफिशिएंटली एडिक्वेट टू रिवील इट्स सिग्निफिकेंस, वो अपनी सिग्निफिकेंस को अच्छे से रिवील कर पाए, उस तरह का डेटा होना चाहिए, ताकि आप उसको फर्दर काम में ले सकें, ठीक है। तो देखा जाए तो दो तीन जो इसमें हेडिंग्स वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तो है मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, और एनालिसिस ऑफ डेटा। ये सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि डेटा आप एनालिसिस करोगे तो सफिशिएंटली एडिक्वेट होना चाहिए, ताकि सिग्निफिकेंस अपनी शो कर सके वो कि हाँ डेटा काम का है, यानी कि वो वैलिड है, उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, ठीक है। और उसको एनालाइज करने का जो मेथड है उसको भी आप अच्छे से अप्रोप्रिएटली उसको आप यूज कर सको, तो कब कर पाओगे, जब वो वैलिड होगा और रिलायबल होगा, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया। और इसके अलावा और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, आप अपने माइंड से भी इसको सोचकर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि इसकी कोई लिस्ट फिक्स नहीं है कि इतने होते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.